नमस्कार, बेबाक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। बेबाक में आज एक बार फिर से बात करेंगे किसान आंदोलन की। आपको रूबरू कराएंगे प्रधानमंत्री के आश्वासनों से। आपको बताएंगे कि आखिर किस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार ये किसानों से कह रहे हैं कि जो 3 कृषि कानून बनाए गए हैं ये उनके हित में है, उनके पक्ष में है। इसके अलावा बेबाक में आज बहुत सारी बातें होंगी। आपको आज हम MSP के खेल से भी रूबरू कराएंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये आंदोलन जा किस ओर रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं बेबाक की। बेबाक में आज बहुत सारे मसले हैं। चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती का मौका है और अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा किसानों की बात करते रहे। हमेशा उन्होंने किसानों के हित के बारे में सोचा। जब वो अपोजिशन में थे तब भी और जब वो सत्ता में प्रधानमंत्री के तौर पर थे तब भी उन्होंने लगातार प्रधानमंत्री के तौर पर किसानों के हित में बात की। आज एक बार फिर से हम आपको बताने वाले हैं कि लगातार प्रधानमंत्री ने किस तरीके से लगातार बात की है किसानों के हित के लिए। साथ ही साथ आपको ये भी रूबरू कराने की कोशिश करेंगे कि आज के बेबाक में क्या क्या है आपके लिए। देखिए रिपोर्ट। हमारे खास कार्यक्रम बेबाक में एक बार फिर से करेंगे किसानों के मुद्दे पर बेबाकी से बात। सबसे पहले बताएंगे कि कौन थे किसानों के अटल मसीहा। वहीं बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को कृषि कानूनों की अहमियत बताई और MSP हमेशा जारी रखने का दावा भी किया। वहीं आपको बताएंगे कि क्या है MSP और उसके फायदे, और आखिर में बताएंगे कि कौन से हैं MSP के कारक और क्या है MSP सिस्टम की दिक्कतें। हमारा कार्यक्रम बेबाक अपने बेबाक अंदाज के लिए जाना जाता है और हम रोजाना अपने कार्यक्रम में ऐसे तमाम मुद्दों को बेबाकी से ताजा आंकड़ों और कड़ी रिसर्च के साथ पेश करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बेबाक। मौका देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती का है। ऐसे में उनका बयान, उनकी सोच किसानों को लेकर क्या है ये कहना बहुत ही मुश्किल नहीं है, क्योंकि आज हम उनके बयानों के जरिए ही किसानों को लेकर उनकी नीति, उनकी सोच आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पच्चीस दिसंबर, दो महापुरुष महामना मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती का दिन। ये दिन देश के लिए कई दशकों से बेहद खास रहा है और सदियों तक बेहद खास रहेगा भी। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अटल इरादों और अटल मंसूबों से वाकिफ पूरा देश रहा है। इतना ही नहीं, अटल जी ने सरहद पर डटे जवानों से लेकर देश के किसानों की हालत पर अपना दुख प्रकट किया था। उन्होंने कहा था कि सरकार फसलों के दाम तय करती है लेकिन खरीदने का इंतजाम नहीं करती और औने पौने दामों में फसल बेचनी पड़ती है और किसान न्याय पाने के लिए लड़ रहा है। सरकार दाम तय करती है मगर खरीदने का इंतजाम नहीं करती। छोटे किसान को जल्दी बेचना पड़ता है, वो घर में रख नहीं सकता, औने पौने मूल्य पर बेचता है, शोषण का शिकार होता है। इसलिए किसान बिगड़ रहे हैं। केवल महाराष्ट्र में नहीं, कर्नाटक में, आंध्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में किसान न्याय पाने के लिए लड़ रहे हैं। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, दमन के तरीके छोड़ दीजिए, कराने की कोशिश मत करिए। किसान डरने वाला नहीं है। हम किसानों के आंदोलन का दलीय राजनीति के लिए उपयोग करना नहीं चाहते, लेकिन हम किसानों की उचित मांग का समर्थन करते हैं। और अगर सरकार दमन करेगी, कानून का दुरुपयोग करेगी, शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने की कोशिश करेगी, तो किसानों के संघर्ष में कूदने में हम संकोच नहीं करेंगे। हम उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहेंगे। देश में दशकों से किसानों की हालत बद से बदतर है। वहीं मौजूदा समय में कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सरहदों पर आंदोलन कर रहे किसानों को 30 दिन का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक किसानों की मांग पर सरकार ने कोई विचार नहीं किया, क्योंकि सरकार किसी भी कीमत पर कृषि कानूनों को वापस नहीं लेना चाहती, जबकि किसान इन कानूनों को रद्द करवाने के अलावा किसी और मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहते। ऐसे में सरकार की ओर से की गई 5 कोशिशें भी फेल हो चुकी हैं।
देश में दशकों से कई सरकारें आईं और गईं भी, लेकिन किसानों की हालत सुधरी नहीं। ऐसा नहीं है कि सरकारों की ओर से कृषि सुधार के लिए कार्य नहीं किए गए। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की बेहतरी के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री से लेकर के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी इन 3 कृषि कानूनों के लागू होने के बाद एक बार फिर से किसानों से मुखातिब हुए। किसानों तक उन्होंने अपनी बात पहुंचाई और कह दिया, स्पष्ट तौर पर कह दिया कि ये 3 कृषि कानून उनके हित में हैं और विरोधियों की तरफ से किसानों को बरगलाया जा रहा है, जिसकी वजह से वो विरोध कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि संवाद बहुत जरूरी है। देश का किसान पिछले 30 दिनों से दिल्ली की दहलीज पर आंदोलनरत है और अपनी मांगों को लेकर किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं, क्योंकि हाड़ कपाने वाली दिल्ली की सर्दी में भी कृषि कानूनों से खफा किसानों का हौसला जरा भी डगमगाने को तैयार नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार लगातार बार-बार कृषि कानूनों की अहमियत किसानों को समझाने में जुटी है। फिर चाहे देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी हों या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या फिर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की नई किस्त जारी की और 9 करोड़ किसानों के खाते में करीब 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे एक क्लिक पर 18,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। जब से ये योजना शुरू हुई है तब से 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खाते में पैसे पहुंच चुके हैं। आज देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे एक कंप्यूटर की क्लिक से 18,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम उनके किसानों के बैंक के खाते में जमा हो गए हैं। जब से ये योजना शुरू हुई है तब से 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। और यही तो गुड गवर्नेंस है, यही तो गुड गवर्नेंस टेक्नोलॉजी के द्वारा उपयोग किया गया है। 18,000 करोड़ से ज्यादा रुपए पल भर में, कुछ ही पल में सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा हो गए। वहीं पीएम मोदी ने अपने संबोधन में विपक्ष पर जमकर हमला बोला और किसानों को नए कृषि कानूनों के मसले पर गुमराह करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज कृषि कानून को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है। एमएसपी और मंडी पर अफवाह जारी है। कानून लागू हुए कई महीने हो चुके हैं, लेकिन क्या किसी को कोई नुकसान हुआ? आज नए कृषि सुधारों के बारे में असंख्य झूठ फैलाए जा रहे हैं। कुछ लोग किसानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं कि एमएसपी समाप्त की जा रही है, तो कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि मंडियों को बंद कर दिया जाएगा। मैं आपको फिर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इन कानूनों को लागू हुए कई महीने बीत गए हैं। क्या आपने देश के किसी एक कोने में एक भी मंडी के बंद होने की खबर सुनी है? जहां तक एमएसपी का सवाल है, हाल के दिनों में सरकार ने बहुत सी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ा दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये कुछ लोग हैं जो दोगली राजनीति कर रहे हैं और ये लोग लोकतंत्र के किसी भी पैमाने को मानने को तैयार नहीं है। इन्हें सिर्फ अपना स्वार्थ नजर आ रहा है। अरे केरल में आंदोलन करके वहां तो एपीएमसी चालू करवाओ। पंजाब के किसानों को गुमराह करने के लिए आपके पास समय है। केरल के अंदर यह व्यवस्था नहीं है। अगर ये व्यवस्था अच्छी है तो केरल में क्यों नहीं है? क्यों आप दोगली नीति लेकर के चल रहे हो? ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं जिसमें कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं है, सिर्फ झूठे आरोप लगाओ, हमारे किसानों को डरा दो और भले भोले किसान
कभी कभी आपकी बातों में गुमराह हो जाते हैं। भाइयों बहनों, ये लोग लोकतंत्र के किसी पैमाने को, किसी पैरामीटर को मानने को तैयार नहीं है। इन्हें सिर्फ अपना लाभ, अपना स्वार्थ नजर आ रहा है। और मैं जितनी बातें बता रहा हूं किसानों के लिए नहीं बोल रहा हूं। किसानों के नाम पर अपने झंडे लेकर के जो खेल खेल रहे हैं, अब उनको ये सच सुनना पड़ेगा। और हर बात को किसानों को गाली दी, किसानों को अपमानित किया, ऐसे कर करके बच नहीं सकते हो आप लोग। वहीं पीएम ने कहा कि ये वही लोग हैं जो यूपीए सरकार के हिस्सेदार थे और यही लोग स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर बैठक दर बैठक करते थे। हमने आकर फैसला निकाला। जितने लोग आंदोलन चला रहे हैं ना, ये उस सरकार के हिस्सेदार थे, समर्थन करते थे। और यही लोग स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर बैठ गए थे, सालों तक बैठ गए थे। हमने आकर के निकाला, क्योंकि हमारे दिल में किसान की जिंदगी को भला करना, कल्याण करना, ये हमारा जीवन का मंत्र है, इसलिए कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ किसानों की जमीन की चिंता करने का दिखावा कर रहे हैं, जबकि ये लोग किसानों की जमीन हड़प कर अखबारों में चमकते हैं। आजकल कुछ लोग किसान की जमीन की चिंता करने का दिखावा कर रहे हैं। किसानों की जमीन हड़पने में अखबारों में चमकते रहे हैं, हम जानते हैं। ये लोग तब कहां थे जब मालिकाना दस्तावेज के अभाव में किसानों के घर और जमीन पर अवैध कब्जे हो जाते थे। गांव के छोटे और सीमांत किसानों को, खेत मजदूरों को इस अधिकार से इतने सालों तक वंचित किसने रखा? इसका जवाब इन लोगों के पास नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कृषि कानून की अहमियत समझाते हुए कहा कि किसान जहां चाहे अपनी उपज बेच सकता है। वो मंडी में या मंडी के बाहर एमएसपी पर अपनी उपज बेच सकता है, क्योंकि नए कृषि कानूनों से किसानों को कई आजादी मिली है कि आप अपनी फसल को जहां चाहे आप निर्णय करके बेच सकते हैं। आपको जहां सही दाम मिले, आप वहां पर उपज बेच सकते हैं। आप न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर अपनी उपज बेचना चाहते हैं, आप उसे बेच सकते हैं। आप मंडी में अपनी उपज बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप अपनी उपज का निर्यात करना चाहते हैं, आप निर्यात कर सकते हैं। आप उसे व्यापारी को बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप अपनी उपज दूसरे राज्य में बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप पूरे गांव के किसानों को एफपीओ के माध्यम से इकट्ठा कर अपनी पूरी उपज को एक साथ बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप बिस्किट, चिप्स, जैम, दूसरे कंज्यूमर उत्पादों की वैल्यू चेन का हिस्सा बनना चाहते हो, आप ये भी कर सकते हैं। देश के किसान को इतने अधिकार मिल रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर आंदोलन कर रहे किसानों ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि नए कृषि कानून को वापस लिया जाए। हमें सरकार की तरफ से कोई फंड नहीं चाहिए। किसान बस हमेशा एमएसपी चाहता है। को सरकार की ओर से कोई छोटा मोटा फंड लेने की जरूरत है। हमको 2-2 हज़ार रुपया दे के भीख मांगने वाले ना बनाएं। हम तो चाहते हैं हमारी सारी सब्सिडी बंद कर देती जाए। किसी तरह की सब्सिडी नहीं चाहते। कोई सरकार से खेती डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं चाहते। सिर्फ जो हमारी फसलें हैं उनकी एमएसपी चाहते हैं। चिट्ठी नाल कोई संतुष्टि नहीं होएगी। जो चिट्ठी भेज देते हैं बात करने के लिए, उसके साथ थोड़ा होती है। जहाँ तक बैठकर कोई कानून रद्द करे, कोई चिट्ठियां नाल तो बात नहीं हो रही। किसानों और सरकार के बीच बातचीत का दौर थमने के बाद से लगातार सरकार आंदोलन कर रहे किसान संगठनों को बातचीत का न्योता दे रही है, जिसके लिए गुरुवार को सरकार की ओर से किसानों को चिट्ठी लिखी गई, जिसमें छठे दौर की बैठक के लिए तारीख और समय तय करने को कहा गया। लेकिन किसान कृषि कानूनों को रद्द करवाने के अलावा इस मसले पर कोई बातचीत नहीं करना चाहता। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट।
लगातार एमएसपी को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, लगातार एमएसपी को लेकर के क्वेश्चन मार्क एक लग रहा है कि एमएसपी को कहीं खत्म करने की तैयारी तो नहीं है। बयान लगातार सामने आ रहे हैं, उन बयानों से हम आपको रूबरू करा ही रहे हैं, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि ये एमएसपी आखिर है क्या। इसको समझिए कि एमएसपी क्या है। केंद्र सरकार के नए 3 कृषि सुधार कानूनों का विरोध आज देश भर में हो रहा है, जिसके विरोध में पंजाब, हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड समेत कई राज्यों के किसानों ने दिल्ली की सीमा पर डेरा डाल रखा है। किसानों को डर है कि कहीं इन 3 कृषि कानूनों की वजह से फसलों पर मिलने वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी खत्म न हो जाए, क्योंकि इन कानूनों में एमएसपी जारी रखने की बात नहीं की गई। लेकिन सरकार एमएसपी जारी रखने का लिखित भरोसा देने की बात कर रही है, जबकि किसान एमएसपी पर नया कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार की ओर से रबी और खरीफ की फसलों के लिए एमएसपी तय किया जाता है और बुआई से पहले एमएसपी घोषित कर दिया जाता है। एमएसपी के जरिए किसानों को इस बात की तसल्ली मिलती है कि अगर उनकी फसल का दाम मार्केट में गिरा तो भी सरकार उन्हें तय एमएसपी अदा करेगी। इससे किसानों का नुकसान कम होता है। एमएसपी से किसानों को एक निश्चित भाव मिलना तय रहता है। वैसे एमएसपी का फायदा देश के सभी किसानों को नहीं मिल पाता। शांता कुमार समिति की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 6% किसानों को ही एमएसपी का फायदा मिलता है, बाकी किसान मार्केट भाव पर आश्रित रहते हैं। आपको बता दें कि शांता कुमार समिति की अध्यक्षता में साल 2014 के दौरान 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, जो भारतीय खाद्य निगम के वित्तीय प्रबंधन और अनाज की बिक्री, स्टोरेज और वितरण प्रक्रिया को कैसे सुधारा जाए इस पर काम करती है। अब बात करते हैं एमएसपी तय कैसे होता है। आपको बता दें कि कीमत A1 के तहत किसान की ओर से किया गया सभी तरह का भुगतान, चाहे वो कैश में हो या किसी वस्तु की शक्ल में, बीज, खाद, कीटनाशक, मजदूरों की मजदूरी, ईंधन, सिंचाई का खर्च जोड़ा जाता है। वहीं कीमत A2 के तहत कीमत A1 और जमीन का किराया जोड़ा जाता है। वहीं कीमत C2 के तहत कीमत A2 और पारिवारिक श्रम समेत उस जमीन की कीमत भी जोड़ी जाती है जिसमें फसल उगाई गई हो, और जमीन के काम में लगी स्थायी पूंजी पर ब्याज को भी शामिल किया जाता है। इसमें कुल कृषि पूंजी पर लगने वाला ब्याज भी शामिल किया जाता है। वहीं अब आपको बताते हैं कि एमएसपी का फायदा क्या है। कीमतों में स्थिरता, न्यूनतम मूल्य मिलने की गारंटी, आपूर्ति की कमी पर नियंत्रण, उचित मूल्य में खरीदारी। आपको बता दें कि 1966 और 67 में पहली बार गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई थी, जिसे आमतौर पर एमएसपी कहा जाता है। उस वक्त सिर्फ गेहूं की फसल के लिए इसे तय किया गया था, जिसकी वजह से किसान दूसरी फसलों को छोड़कर सिर्फ गेहूं की बुआई करने लगे, जिसके बाद अनाज का उत्पादन कम हो गया। ऐसे में सरकार ने पहले धान, तिलहन और दलहन की कुछ फसलों पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य शुरू कर दिया। फिलहाल सरकार की ओर से कुल 24 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये बात अच्छे तरीके से आप समझ चुके हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एमएसपी को तय कौन कौन से कारक करते हैं? क्या मापदंड है एमएसपी को तय करने का? किस तरीके से एमएसपी तय की जाती है? किस फसल को किस एमएसपी पर किसान मंडियों में बेचेंगे, ये कैसे तय होता है? देखिए इस रिपोर्ट में। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो गारंटी जो सरकार किसानों की फसल खरीद पर देती है। सरकार ने किसानों को कीमतों में मौसमी उतार चढ़ाव से बचाने के लिए शुरुआत में सिर्फ अनाजों के लिए एमएसपी की व्यवस्था कायम की थी। हालांकि बाद में एमएसपी की व्यवस्था 24 फसलों पर लागू कर दी गई, लेकिन इसमें आज भी गेहूं और चावल का दबदबा है। सरकारी खरीद में 80% हिस्सा गेहूं और चावल का है, जबकि बाकी में दलहन और तिलहन आते हैं और एमएसपी का असर करीब 6% किसानों पर ही पड़ता है। लेकिन सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा के किसान एमएसपी पर निर्भर रहते हैं, जिसकी बड़ी वजह है कि पंजाब और हरियाणा के किसान केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों से डरे हुए हैं कि कहीं सरकार इन कानूनों के जरिए
एमएसपी खत्म न कर दे, जबकि सरकार ने किसानों को एमएसपी खत्म नहीं करने का भरोसा दिया है। हरियाणा और पंजाब के किसान एमएसपी पर सबसे ज्यादा निर्भर इसलिए होते हैं क्योंकि एमएसपी पर फसल बेचने से उन्हें बाजार के उतार चढ़ावों से गुजरना नहीं पड़ता और बंधे बंधाए मुनाफे का भरोसा होता है। और यही वजह है कि फसल सब्जियों के बजाय दोनों ही प्रदेशों के किसान ज्यादातर अनाज उगाने पर ज्यादा जोर देते हैं, जिसकी वजह से अनाज की पैदावार बड़ी मात्रा में होती है और ऐसे में अनाज का बड़ा हिस्सा या तो सड़ता है या बर्बाद होता है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में अनाज का स्टोरेज करने की व्यवस्था दोनों ही प्रदेशों में नहीं है। वहीं आपको बताते हैं कि एमएसपी तय करने के मुख्य कारक क्या हैं। एमएसपी तय करने के मुख्य कारक डिमांड और सप्लाई, उत्पादन लागत, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्राइस ट्रेंड, इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी, कृषि एवं गैर कृषि के बीच व्यापार की शर्तें, उपभोक्ताओं पर एमएसपी का संभावित प्रभाव। वहीं एमएसपी सिस्टम की कुछ दिक्कतें भी हैं जिन्हें समझना भी जरूरी है। एमएसपी सिस्टम की कुछ दिक्कतें: फसलों की लागत तय करना बड़ा मुश्किल काम है। छोटे किसान एमएसपी पर अपनी फसल नहीं बेच पाते। किसान से खरीद कर एमएसपी का फायदा बिचौलिए उठाते हैं। कई फसलें अभी भी एमएसपी के दायरे से बाहर हैं, जिसकी वजह से किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है। मोदी सरकार पहली बार जब सत्ता में आई थी तब उसने फसल के लिए एमएसपी तय करने के लिए नए फार्मूला लाने की पहल की थी। उसके तहत लागत का 1.5 गुना एमएसपी तय करने की बात कही गई थी। आपको बता दें कि 2004 में कृषि सुधारों के लिए स्वामीनाथन आयोग बना था और उस आयोग ने एमएसपी तय करने के कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। आयोग ने सिफारिश की थी कि एमएसपी औसत उत्पादन लागत से कम 50% ज्यादा होना चाहिए। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। इसी के साथ बेबाक में आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे सोमवार के दिन मुलाकात होगी कुछ नए तथ्यों के साथ, कुछ नए मुद्दों के साथ, रिसर्च के साथ, क्योंकि बेबाक में ना इधर की बात ना उधर की बात सिर्फ बेबाकी से आपके साथ। पेशकश में बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।